नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, आज जिस स्टॉक की चर्चा करने वाला हूँ, आज जिस लार्ज कैप बैंक की यहाँ पे चर्चा करने वाला हूँ दोस्तों मैं, ऐसा क्यों? चाहे वो एनालिस्ट आप कह लें या तमाम जो अब न्यूज़ आउटलेट हैं, वो इस स्टॉक स्पेसिफिक के ऊपर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होते दिखाई दे रहे हैं। और अगर आप इस चैनल के पुराने व्यूअर्स हैं, अगर आप इस चैनल में बहुत समय से जुड़े हुए हैं, आपको पता होगा मैं लगातार इस लार्ज कैप बैंक की ओर चर्चा कर रहा हूँ कि भैया अगर आपका विजन सिर्फ आने वाले 1 से 2 साल के लिए भी है, इवन उस समय तो मैं कह रहा जिस समय ये बहुत ही नीचे ट्रेड कर रहा था कि अगर बहुत शॉर्ट समय का भी है, तो भी आपको यहाँ से 50, 100, 150 रुपए तो आराम से स्टॉक बाउंस बैक करता हुआ दिखाई दे सकता है। और आप देखें वहाँ से स्टॉक काफ़ी अच्छा चल भी चुका है। बट आज इस स्टॉक के ऊपर चर्चा करने का मेरा जो रीज़न है मेन दोस्तों, वो अब थोड़ा बड़े लेवल का, यानी ये एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर अगर आप हैं, तो क्यों इस लार्ज कैप बैंक, क्यों इस बैंक को निवेश करने का ये बहुत ही शानदार मौका हो सकता है। और ये जो एक आप इसे डाउन ट्रेंड देखने को मिल रहा है या कंसोलिडेशन फेज देखने को मिल रहा है, मर्जर के बाद जो एक बड़े इश्यूज हमको देखने को मिले, क्यों ये बहुत बहुत शानदार एक मौका है। और इससे पहले मौका मिला था, और अगर बाजार में कोई करेक्शन होता है तो वो भी सिर्फ और एक अपॉर्चुनिटी होगी एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर दोस्तों। कुछ चैलेंजेस नो डाउट बुक्स में आए थे दोस्तों, जब इन्होंने मर्जर किया, फिर कुछ रेगुलेशन के इश्यूज हुए, बट जो वैल्यूएशन है वो अब बहुत बहुत अट्रैक्टिव दिख रही है दोस्तों। और एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर इस बैंक में निवेश करना मुझे ऐसा लगता है खास करके उन रिटेल निवेशकों के लिए जो अक्सर कॉफ़ी कैन पोर्टफोलियो में अपने ऐड करना चाहते हैं अच्छे अच्छे स्टॉक्स को, अच्छे लार्ज कैप स्टॉक्स को। और देखिए, अक्सर जो एक कंसोलिडेशन का फेज़ होता है, जो एक थोड़ा करेक्शन का फेज़ होता है, वो इन बड़ी कंपनीज़ में निवेश करने का मौका क्यों अच्छा होता है, इसका सबसे शानदार एग्जांपल जो हमें रिसेंट समय में देखने को मिला, वो है आईटी पैक दोस्तों। और मैंने अक्सर एक आईटी स्टॉक की चर्चा की है जिसे हमेशा मैंने कहा है कि ये डार्क हॉर्स है आईटी का, और वो है दोस्तों एचसीएल टेक। और आपको पता होगा एचसीएल टेक ने कितने शानदार रिटर्न पिछले कुछ समय में अपने निवेशकों को दिए हैं दोस्तों। ठीक है। और पूरा का पूरा जैसे ही कह सकते हैं, आपने कहा है जो फेड रेट को लेकर कुछ खबरें आई, पूरा का पूरा आईटी बैंक भागा, खास करके लार्ज कैप आईटी बैंक्स, आईटी स्टॉक्स में शानदार रैली देखने को मिली। और सेम दोस्तों मुझे लगता है लार्ज कैप बैंक्स में भी आपको चीज़ें देखने को मिलेंगी। इवन अगर चीज़ें कुछ खराब भी होती हैं तो भी लार्ज कैप बैंक सबसे शानदार, सबसे फेवरेट स्पॉट होंगे मुझे लगता है रिटर्न में देने के लिए। और एट द एंड ऑफ द डे दोस्तों, सेफ्टी, कोई निवेशक सिर्फ और सिर्फ सेफ्टी चाहता है अपने पोर्टफोलियो में। वो बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी नहीं पसंद करता। वो एक इन स्टॉक्स पर निवेश करना चाहता है जो एक स्टडी रिटर्न दे, जो उसको खरीद करके आराम से रात को सो सके, वो उसे कोई मल्टी बैगर या कोई 200-400 गुना, 100 गुना परसेंट रिटर्न दे दे, ऐसा नहीं चाहता। सिर्फ वो सेफ्टी चाहता है, एफडी रिटर्न से थोड़ा ऊपर रिटर्न चाहता है, और क्वालिटी स्टॉक्स अपने पोर्टफोलियो में लेना चाहता है। तो उनके लिए भी दोस्तों मुझे लगता है ये एक्यूमुलेशन का बहुत बहुत अच्छा मौका हो सकता है। बट देखिए, यहाँ पे मैं जो भी चर्चा करूँगा ये प्योरली एजुकेशन पर्पज़ के लिए होगी। आप कोई भी खरीदारी करें, प्लीज़ अपने वित्तीय सलाहकार की सलाह ज़रूर लीजिएगा। यहाँ पर मैं जो भी चीज़ आपके साथ प्रेजेंट करता हूँ, वो जो पब्लिक फोरम में अवेलेबल होती हैं चीज़ें, उसे कंपाइल करके बस आपके साथ लाता हूँ और उसकी चर्चा करता हूँ दोस्तों। कोई भी बाइंग और सेलिंग की रिकमेंडेशन मेरी तरफ से नहीं रहती है गाइस। बट यदि आपको इस प्रकार के वीडियोस अच्छे लगते हैं, अगर आप इस प्रकार से वीडियोस चाहते हो, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कीजिए, और ऑल नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाइएगा। आपके कोई क्वेश्चंस होते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा दोस्तों, क्योंकि आप ऐसा करेंगे कई इस चैनल की ग्रोथ होती है और बहुत बहुत मोटिवेशन मिलता है दोस्तों। ठीक है, तो चलते हैं वीडियो के सेकंड पार्ट की तरफ, जहां पर जो 2 मेजर पॉइंट्स हैं वो आपके साथ चर्चा करूंगा और समझाने की कोशिश करूंगा और खुद भी समझने की कोशिश करूंगा कि क्यों लॉन्ग टर्म के लिए, और ये जो मौका मिल रहा है दोस्तों मर्जर के बाद का, ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। तो चलते हैं सीधा सेकंड पार्ट की तरफ। तो देखते हैं दोस्तों वो 2 मेजर पॉइंट्स जहां पर हम चर्चा करेंगे कि क्यों एचडीएफसी बैंक इन करेंट लेवल्स में एक काफ़ी अट्रैक्टिव वैल्यूएशन रखता है। ठीक है, सबसे पहले आप देखें, यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट है जो ईपीएस अर्निंग ग्रोथ दोस्तों,
ये मॉडरेट यानी थोड़ी सी उसमें कमी आई अर्निंग ग्रोथ में मर्जर के बाद, पोस्ट द मर्जर। ठीक है, ऐसा क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि देखिए कुछ इश्यूज तो हमें पहले से पता थे, जैसे ही मर्जर होगा मार्जिन में कमी आएगी, एनपीएस बढ़ेंगे कंपनी के, और ये चीज़ हमको होती दिखाई दी जब इसके Q2 के नंबर्स आए, और उसका रिफ्लेक्शन, नेगेटिव रिफ्लेक्शन इसके स्टॉक प्राइस में, गिरावट में, और एक लंबे कंसोलिडेशन फेज में हमको देखने को मिली। बट नाउ आप देखें एचडीएफसी बैंक की जो ईपीएस दोस्तों, अर्निंग पर शेयर, वो पहले क्वार्टर में आफ्टर द मर्जर सेकेंड क्वार्टर फंड 24 में उस पर 10% का जंप हुआ ईयर ऑन ईयर कंपेयर्ड विद द कॉरेस्पॉन्डिंग क्वार्टर लास्ट ईयर। अगर हम ईयर ऑन ईयर देखेंगे, रीजन सिर्फ और सिर्फ मर्जर के कारण। मर्जर के कारण आप देखें जो ईपीएस था, ठीक है, उसमें ईपीएस फर्स्ट क्वार्टर आफ्टर मर्जर जो सेकंड क्वार्टर आया उसमें 10% जंप को देखने को मिला मर्जर के कारण, यानी एक ये पॉजिटिव चीज थी। बट आगे आप देखें यहां शुरू होता है दैट एचडीएफसी बैंक, ठीक है, एचडीएफसी बैंक सबसे ज्यादा किस चीज के लिए फेमस है दोस्तों, या सबसे ज्यादा फेमस नहीं कहना चाहिए, भरोसा इस बैंक में क्यों है? क्योंकि ये जो बैंक है दोस्तों ये कंसिस्टेंटली नंबर्स देता है, ये कंसिस्टेंटली अपने निवेशकों को बहुत अच्छे नंबर देता है। और देखें एचडीएफसी बैंक जो कंसिस्टेंसी के लिए आप कह सकते हैं नोन है अपने, इसने जो अर्निंग ग्रोथ शो की ऑफ 30% ईयर ऑन ईयर एवरी क्वार्टर फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, 30% की ग्रोथ ईयर ऑन ईयर हर एक क्वार्टर में जंप देखने को मिली। ईयर ऑन ईयर बेस पे बोल रहा हूं, क्वार्टर नहीं, पिछले काफी समय से उसमें आपको कमी देखने को मिलेगी क्योंकि वह बेस्ट 20% हो गया ईयर ऑन ईयर पिछले कुछ सालों में। आप समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं? एचडीएफसी बैंक जो एक समय में 30% की ग्रोथ देता खाता था लगातार, उसमें अब कमी है पिछले कुछ सालों में जो अब 20% दिखा रहा है। देखिए इसमें दो चीज है, पहला ही आप समझे कि अब कंपटीशन जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी लगातार बढ़ती जा रही है, और दूसरा आप ये कह सकते हैं कि अब ये बैंक इतना बड़ा हो गया है, इतना ह्यूज हो गया है कि 30%, इवन अगर ये 20% भी दे रहा है तो पर्सनली हम उसे पूछेंगे इट्स अ प्रीटी ग्रेट नंबर रिगार्डिंग हिज, आप कह सकते हैं, साइज। ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस, जिसके कारण कंसिस्टेंसी अक्रॉस क्रेडिट साइकिल एचडीएफसी बैंक एंजॉयड अ प्रीमियम वैल्यूएशन, और इसी कंसिस्टेंसी के कारण एचडीएफसी बैंक को एक प्रीमियम वैल्यूएशन मिली थी। ठीक है, बट हाउएवर एचडीएफसी बैंक का जो प्रॉफिट ग्रोथ है दोस्तों सेकंड क्वार्टर 2024 में, उसमें एक शार्प ड्रैग डाउन, एक शार्प गिरावट देखने को मिली, कॉन्ट्रैक्शन इन मार्जिन। ठीक है, क्या मार्जिन में एक बड़ी गिरावट देखने को मिली, जबकि एक बिजनेस ग्रोथ काफी हेल्दी रहा दोस्तों। पोस्ट द मर्जर लार्जेस्ट पावर प्राइवेट बैंक्स की जो ग्रॉस एडवांस इंक्रीज थी वो 1.1 लाख करोड़ की जंप दिखाई दी एट द एंड ऑफ September 2023 compared with June 23, and this translate into an advanced growth of 4.9% द क्वार्टर। एडवांस ग्रोथ में लगभग आप कह सकते हैं अप्रोक्सीमेटली 5% का आपको ओवरऑल जंप देखने को मिला, इंप्लाइंग एन एनुअलाइज्ड रन रेट ऑफ 20% विच इज वेरी हेल्दी। ठीक है, अभी भी कंपनी ने 20% जंप दिखाया विच इज ग्रेट। और आप देखें इसी प्रकार का एग्जैक्टली सेम सिमिलरली एचडीएफसी बैंक की जो डिपॉजिट ग्रोथ थी वो 5.3% रही थी 5.2% Q2 में, इफ एक्स्ट्रापोलेटेड ट्रांसलेट इनटू एन एनुअलाइज्ड ग्रोथ ऑफ मोर देन 20%। बट हाउएवर जो मेन पॉइंट है दोस्तों, जो हमें एज अ मेन पॉइंट देखना है, एचडीएफसी बैंक का जो एनएम है यानी नेट इंटरेस्ट मार्जिन है वो मात्र 3.4% में रहा दोस्तों Q2 में, जो बहुत लो था 4.1% से प्री मर्जर से। ये जो चीज थी ना, ये निवेशकों को बड़ा परेशान की। लेकिन मैं आपको बता दूं, मर्जर के पहले मैंने ये वीडियो में अक्सर ही बात कही थी कि भाई आप एचडीएफसी बैंक में अगर अभी निवेश कर रहे हैं, क्योंकि थोड़ा जंप आया था उस समय स्टॉक में, मैंने कहा था मर्जर के बाद जो सबसे बड़ा झटका इन बैंक्स, आप कह सकते हैं इस बैंक को जो लगने वाला है, और वो झटका नहीं था, वो बस आप कह सकते हैं कि रिएक्शन, नीजक रिएक्शन था मर्जर के बाद, कि जो मार्जिन है उसमें एक बड़ी गिरावट आएगी। और वो साफ देखने को मिली कि जो 4% से भी ऊपर की मार्जिन थी वो घट करके मात्र
3.4% रहेगी जो आपको देखने को मिली, ठीक है। और जो मार्जिन है उसमें क्या ना हुआ दोस्तों, एक्सेस लिक्विडिटी कैरिड बाय अर्सवाइल HDFC एंड द इंक्रीमेंटल CRR दैट वाज इम्पोज्ड बाय, आप कह सकते हैं, RBI। और ऐसा इसलिए हो भैया क्योंकि एक तो बहुत लिक्विडिटी आई और कुछ जो कैश रिजर्व रेशियो है उसमें आपको बढ़ोतरी करने के इम्पोज कर दिया गया RBI द्वारा, जो कि बहुत सही चीज थी। ये सब चीज के रीजंस के कारण आप देखेंगे कि मार्जिन में कमी आई, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, अब बात कर लेते हैं किस चीज की कि भाई साहब वैल्यूएशन जो है ना वो बड़ी अट्रैक्टिव है, ठीक है, और जो भी कंसर्न है वो अब प्राइस्ड इन हो चुके हैं, ठीक है। मैं फिर कहूंगा कंसर्न जो भी थे दोस्तों अब वो प्राइस इन है और वैल्यूएशन बड़ी अट्रैक्टिव है HDFC बैंक की। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं, आप यहां पे देखें, आप देखिए यहां पे वैल्यूएशन, अट्रैक्टिव, कंसर्न, प्राइस इन, जो दो मेन कंसर्न दोस्तों यानी बाजार के आर द सस्टेनेबिलिटी ऑफ ग्रोथ ऑन अ बिगर बैलेंस शीट एंड प्रॉफिटेबिलिटी अमंग राइजिंग रेगुलेटरी कॉस्ट एंड मार्जिन डिक्लाइन पोस्ट द मर्जर। बाजार का दो सबसे बड़ा कंसर्न HDFC बैंक को लेकर के है, जो लाजमी है, जो 100% सही है, वो ये भैया कि क्या जो ग्रोथ की सस्टेनेबिलिटी है वो वाकई बरकरार रहेगी, क्योंकि मर्जर के बाद आप एक बहुत बड़ी एंटिटी बन चुके हैं, तो क्या जिस प्रकार की ग्रोथ की हम चर्चा कर रहे हैं आप उसे मेंटेन कर पाएंगे, ठीक है। और इतना ही नहीं, आपकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है, जो लगातार रेगुलेटरी कॉस्ट बढ़ते चले जा रही है, आपकी मार्जिन डिक्लाइन है मर्जर के बाद, क्या आप उसे बचा पाएंगे, ये चीज जरूर एक बड़ा कंसर्न है बाजार के लिए, ठीक है। तो यहां पर आप आगे देखेंगे, अगर आप बिजनेस परफॉर्मेंस देखेंगे Q2 2024 में, ग्रोथ इज अनलाइकली टू डिसअपॉइंट मच इवन ऑन अ लार्जर बैलेंस शीट, ठीक है। जो Q2 के नंबर्स आए उसने एक बात तो क्लियर कर दी कि भाई ग्रोथ की तो चिंता आप करें ना, भले ही बैलेंस शीट बढ़ गई है, भले ही बैलेंस शीट अब एक काफी बड़ा रूप ले चुकी है, बट ग्रोथ की जो आप इश्यू सोच रहे हैं वो कहीं नहीं होने वाली प्रॉब्लम। इफ द करंट पेस इज सस्टेन्ड HDFC बैंक विल डबल, लिसन टू दिस, HDFC बैंक कोई छोटा मोटा बैंक नहीं है दोस्तों, कितनी बड़ी मार्केट कैप है आप खुद जानते हैं, आप जाकर के एक बार चेक जरूर कीजिएगा, वो डबल हो जाएगी जिस पेस से वो बढ़ रहा है इन 4 to 5 years। यहां से डबल बैलेंस शीट होने की चर्चा की जा रही है दोस्तों आने वाले 2 से 4 सालों 5 सालों में। और नाउ कमिंग टू अर्निंग ग्रोथ, मार्जिन एक्सपेक्टेड टू इंप्रूव ग्रेजुअली। हाँ, मार्जिन का जो इंप्रूवमेंट है, और देखिए मुझे भी मार्जिन को लेकर के कुछ इश्यूज हैं, देखना ही होगा आने वाले क्वार्टर्स में कंपनी इस मार्जिन के इशू को किस तरह टैकल करती है, ठीक है। यहां पे लिखा है जो मार्जिन है दोस्तों वो प्री मर्जर लेवल के नीचे ही रहने वाली है नियर टर्म में। तो एक बात तो समझ लें, कोई मिरेकल होने वाला है कि 5% हो जाएगी, 4.5-5% हो जाएगी, इस गलतफहमी मत रहिएगा। अभी जो मार्जिन है मर्जर के बाद थोड़े इश्यूज रहेंगे, कुछ क्वार्टर में आपको इफेक्ट देखने को मिलेगा, ठीक है, क्योंकि led to shift the loan book mix in favor of mortgage that earn lower spreads, ठीक है। But in medium term, the replacement of HDFC market borrowing on maturity with bank deposit will lead to cost benefit और funding side and improve margin, ठीक है। यहां पे ये कहा जा रहा है दोस्तों, हम एक बार फिर से पढ़ते हैं क्योंकि लंबा इंग्लिश सेंटेंस है आप लोगों के लिए। देखिए शॉर्ट टर्म में इश्यूज होने वाले नो डाउट, और जो मीडियम टर्म है द रिप्लेसमेंट ऑफ अर्न्स वाइल, जो HDFC बैंक नहीं HDFC की जो मार्केट बोरोइंग है दोस्तों ऑन मैच्योरिटी विद बैंक डिपॉजिट्स विल लीड टू कॉस्ट बेनिफिट, वो कॉस्ट बेनिफिट को जनरेट करेगी ऑन द फंडिंग साइड में, और मार्जिन को इंप्रूव करेगी। ऑल्सो जो ऑपरेटिंग लेवरेज दोस्तों कॉस्ट इनकम रेशियो, उस पर भी इंप्रूवमेंट की बात की जा रही है लॉन्ग टर्म में, एंड ऑफसेट द इंक्रीज रेगुलेटरी ड्रैग, और ये जो रेगुलेटरी कॉस्ट बढ़ी है उस चीज में भी आपको थोड़ी सी राहत आने वाले समय देखने को मिलेगी दोस्तों, ठीक है। आगे आप यहां देखेंगे दैट डिस्पाइट लो मार्जिन और मर्जर रिलेटेड हिकअप्स, ठीक है, प्रॉफिटेबिलिटी वाज मेंटेन एज द बैंक डिविडेंड, रिटर्न ऑन एसेट ऑफ 2% एंड ROE रिटर्न इक्विटी ऑफ 16%। द मैनेजमेंट रीइटरेटेड दैट बैंक विल डिलीवर एंड, और देखिए मैनेजमेंट इस बात को लेकर के बार बार कह रहा है कि भैया देखिए यहां पे जो कंपनी ने पेश किया उसमें आपका रिटर्न ऑन एसेट 2% है, रिटर्न ऑन इक्विटी 16% है,
और कंपनी की मैनेजमेंट ये कह रही है आपसे दैट ROA 1.9 से 2.1% रहेगा 24 में. While the earning growth has come off, HDFC Bank's valuation has moderated. ठीक है. अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि तमाम हिकअप्स के बाद जो आप कह सकते हैं कि भाई साहब जो वैल्यूएशन है ना वो बड़ी मॉडरेट हो गई है. एंड दिस इंप्लाइज दैट जो मर्जर रिलेटेड अनसर्टेनिटी है दोस्तों वो ऑलरेडी प्राइस इन हो चुकी है. और बात करें टर्म ऑफ वैल्यूएशन, HDFC Bank is now trading at 2.1 times the core book value of the merged entity estimated for financial 25 after adjusting for the valuation of subsidiaries. तमाम चीजों को प्राइस इन करके आप देखेंगे तो इस 2.1 टाइम्स ही अपने कोर बुक वैल्यू में चल रही दोस्तों. ठीक है. इट विल टेक एटलीस्ट अ कपल ऑफ क्वार्टर टू एसेस द लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ मर्ज एंटिटी. ठीक है. देखिए अभी भी कुछ क्वार्टर्स लगेंगे आपको एक लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी का एसेस करने में. कह सकते हैं इतनी बड़ी जब आप बुक बना लेते हैं, बट गिवन द बैंक ट्रैक रिकॉर्ड, अगर आप बैंक का ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे और एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी सबसे बड़ी चीज जो होती है उसको आप देखेंगे तो HDFC Bank can possibly surprise the street on earning growth albeit in the next fiscal, which can lead to valuation re-rating and stock upside. Investors should consider the underperformance as an opportunity to accumulate. ठीक है. तो भाई देखिए जिस प्रकार की बैंक की एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी है इसमें कोई डाउट नहीं है कंपनी जो बाजार को एक पॉजिटिव सरप्राइज दे नेक्स्ट फिस्कल में. ठीक है. और ये जो गिरावट है ये खरीदारी का एक्यूमुलेशन का मौका होगी. ये जो तमाम आप कह सकते हैं चीज़ें थी ये जो डेटा है मैंने ये मनी कंट्रोल से दोस्तों मैंने लिया हुआ था. ठीक है. सो ये डेटा उन्हीं का था. तो आप यहाँ तक जुड़े रहे, अपना कीमती समय दिया दोस्तों. आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल में पहली बार सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा. ये इस वीडियो का अंत है. जय हिंद दोस्तों.